अब हम आज वर्ग नवम का अध्याय 2 सिविक्स लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पिछले अध्याय में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में अन्य देशों में लाया गया और विश्व के अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं में किस प्रकार लोकतंत्र स्थापित है अथवा नहीं है, और लोकतंत्र की मूल मान्यताओं को हमने देखने का प्रयास किया कि लोकतंत्र जहां होगी वहां तानाशाही नहीं होगी, सबों का सम्मान होगा, सबों की राय ली जाएगी, लोग नेता चुनेंगे, लोक शासन का चयन करते हैं और आम नागरिक को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, अन्य सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यह भी हम अब यहाँ पर इस अध्याय में देखेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता होती है, किन किन बातों से मिलकर लोकतांत्रिक सरकार का चयन होता है, और यह भी देखेंगे कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र लोकप्रिय शासन पद्धति है तो क्यों यह शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था क्यों बनी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है, और पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक परिस्थिति में क्या अंतर होती है। जब लोकतंत्र होता है तो लोगों का सम्मान होता है, लोगों का अधिकार मिला होता है, और जहां लोकतंत्र नहीं होता है वहां लोगों को अधिकार नहीं मिला होता है। आप याद कीजिए पिनोशे के शासन से पहले का चिली और उसके बाद का चिली। पिनोशे का शासन जब चिली में आया तो वो किस प्रकार तानाशाह हो गया था, वो लोकतंत्र नहीं था। और कम्युनिस्ट व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड को देखिए, तो वहां जब लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनी तो वह लोकतांत्रिक सरकार थी, और उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी तो वो लोकतांत्रिक नहीं थी, वह गैर लोकतांत्रिक थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में आप अंतर महसूस कर सकते हैं। इसके बाद लोकतांत्रिक इसे कहते क्यों हैं, लोकतांत्रिक शासन इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप याद कीजिए पिनोशे के दौर वाला चिली और कम्युनिस्ट शासन वाला पोलैंड या एनक्रुमा घाना में जो एनक्रोमा था उसका प्रारंभिक दौर नहीं, बाद का दौर देखिए किस प्रकार वो तानाशाह हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ तानाशाही की स्थिति होती है वहाँ पर लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं दिखता है, और जहाँ पर लोगों को अधिकार होता है, अपने नेताओं का चयन आम लोग करते हैं, तो वह लोकतांत्रिक परिस्थिति होती है। यहाँ पर आपसे हम उम्मीद करेंगे 2 प्रश्न का जवाब दीजिए, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता होती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता होती है, इसका जवाब आप दें। बच्चे जो विद्यालय के बच्चे हैं, मेरी है और रिबियांग है, योलांदा है, लिंगदो मैडम है, इन सब का चर्चा यहाँ पर दिया गया है। तो मेरी बोलती है कि मुझे यह लोकतंत्र की जो परिभाषा का विस्तार कर रहे हैं यह हमें ठीक नहीं लग रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा तो हम लोग जानते ही हैं कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा तो जो है अब्राहम लिंकन ने दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा की क्या जरूरत पड़ती है। तो फिर यहाँ पर मेरी कहती है ये बात, तो फिर लिंगडो मैडम जो है उसका जवाब देते हुए बोलती है यहाँ पर लिंगडो मैडम का कहना है कि सामान्य परिभाषा तो सर कोई जानता है, जैसे वर्षा हो रही है, लेकिन अगर बूंद बूंद वर्षा हो रही है अथवा बादल फटने की स्थिति है, रिमझिम वर्षा है, तो यहाँ पर हमें उसमें फर्क करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसका महत्व समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो यही चीज़ लोकतंत्र के संदर्भ में भी होती है। हर जगह लोकतंत्र एक ऐसी दिखती है लेकिन लोकतंत्र वहाँ एक जैसी होती नहीं है, लोकतंत्र की जो मूल मान्यता है वैसी होती नहीं है। इसीलिए हमें लोकतंत्र का डिफिनेशन, उसका परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोण से हमें देखने की जरूरत पड़ जाती है। और जब लिंगडो मैडम कहती है कि यहाँ पर हमें लोकतंत्र का परिभाषा के साथ उसका अर्थ, उसका महत्व समझना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे योलांदा नामक लड़की कहती है कि नहीं, हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र बना है डेमोक्रेसी का इंग्लिश होता है, और इस डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया किससे बना है, तो डेमोस और क्रेसिया से। डेमोस का अर्थ होता है लोग, पब्लिक, जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार यहाँ डेमोक्रेसी का अर्थ हो जाता है जनता का शासन। इसके अलावा और हम क्या जान सकते हैं, क्यों जानेंगे। और लेकिन यहाँ पर फिर लिंगडो मैडम जवाब देती है, यहाँ पर लिंगडो मैडम का कहना है कि सिर्फ मूल अर्थ से ही हम यहाँ पर सब चीज़ का अर्थ नहीं जान सकते। जैसे एक उदाहरण दे रही है कि कंप्यूटर बना है कंप्यूटिंग सबसे, और इसका जो प्रारंभिक दौर में जो है इसका काम होता था गणना करना।
जोड़ घटा गुना भाग। लेकिन समय के साथ, परिस्थिति के साथ इसका महत्व बदला, इसका काम बदला। और आज देखिए, पढ़ना है, लिखना है, म्यूजिक सुनना है, टीवी देखना है, आप जो क्लास कर रहे हैं, इंटरनेट है, बहुत सारे चीज़ें, डिजाइनिंग बनाना है, तो इसकी चीज़ें कितना व्यापक रूप में ले ली है। तो इस तरह समय के साथ हर चीज़ का महत्व बदल जाता है, सिर्फ उसका अर्थ का ही अर्थ नहीं रह जाता है, बल्कि व्यापक रूप में समय के साथ उसको देखने को मिलता है। यही चीज़ लोकतंत्र के संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा। तो फिर मेरी कहती है, ओह, तो हमें जो है इसका मतलब है कि नया परिभाषा देखना ही पड़ेगा और नया परिभाषा करना ही पड़ेगा। तो लिग्नो मैडम का कहना है कि हाँ, बिल्कुल सही। और हम इस पर आगे देखते हैं। यहाँ पर आप ये बताइए कि एक लड़की फिर वहाँ पर जो एक कार्टून आप देख सकते हैं, कहती है, मैंने तो ये सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोक पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपके क्या राय है? तो आप बताइए, लोक पर तंत्र हावी रहता है, आप यहाँ पर इससे क्या समझते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पर लोकतंत्र की सरल परिभाषा को देखते हैं। तो हम पाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए बहुत से परिभाषा अपने अपने स्तर पर यहाँ पर हमने देखा कि तय किए गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक परिभाषा को तय करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम पब्लिक करती है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर हम इस प्रकार भी देखते हैं कि म्यांमार जो बर्मा है, वहाँ के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया और वो सेना देश को अपने नियंत्रण में रखता था और वही देश का शासक भी बन गया। वहीं पिनोसे जैसे तानाशाहों को भी देखा, उनका भी चुनाव लोगों ने नहीं किया था। राजशाही, जहाँ राजा रहता है, वहाँ पर भी यही बात होती है। नेपाल को देखिए या सऊदी अरब को देख लीजिए, वहाँ भी यही बात होती है। राज परिवार में जो जन्म लेता है उन्हें खुद ब खुद यह हक मिल जाता है शासक बनने का। लोकतंत्र का मतलब तो होता है कि लोगों पर शासन करें, लेकिन किस रूप में, वो शासक का चयन कैसे होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात मायने रखती है। और यहाँ पर लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र दोनों पे फर्क हमें करना पड़ेगा। लोकतंत्र की विशेषताओं को तो हम यहाँ पर हमने देखा कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब यहाँ पर सबसे सवाल उठता है कि शासक कौन है? तो हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने जाते हैं वो शासक होते हैं। जैसे कि लोकतंत्र में अब कौन कौन चुने जाते हैं? क्या अधिकारी भी चुने जाते हैं? नहीं। लेकिन चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव तभी कहा जाएगा जबकि उसे वैधता भी प्राप्त होती है और कई एक शर्त को उन्हें पूरा करना पड़ता है। लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद भी शासक बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सही रूप में दिखेगी या नहीं दिखेगी, यह भी हमें देखना पड़ेगा। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे और चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से क्या सब कुछ कर सकते हैं या गैर लोकतांत्रिक सरकार को क्या अधिकार होता है? इन सब बातों में के मद्देनजर हम यह कह सकते हैं कि नागरिकों को जहां अधिकार मिलता है उन अधिकारों का सम्मान पूर्वक वे अमल में लाते हैं, वहाँ लोकतंत्र लागू होता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने 1999 में तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया था और खुद को क्या किया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराने क्या उद्देश्य था कि उन्हें लोगों के बीच यह दिखाना था कि मेरी भी सरकार वैधता प्राप्त है। लेकिन उन्होंने जिस तरह गलत तरीके से जनमत संग्रह में अपनी पब्लिक से हक हलवा लिया, उस पर मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी की मीडिया ने आरोप लगाया था कि जनमत संग्रह बिल्कुल ही धोखाधड़ी वाली बात है। और इतना ही नहीं, 2002 में तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तौर पर पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला और कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भी भंग कर सकते हैं, मतलब कि अपना अधिकार बढ़ा लिया। और इस तरह प्रांतीय असेंबली के लिए जब चुनाव कराए गए तो उसमें जो है चुनाव हुए, लेकिन प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार मिले। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कई एक कारण थे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया, पर हम यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्यों, राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के लिए प्रतिनिधि का चुनाव तो हुआ, लेकिन हर प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है, क्योंकि वो फैसला नहीं ले सकते हैं और अंतिम फैसला
सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में चला गया था। और ऐसा ही तानाशाही और राजशाही वाले शासन व्यवस्था में होता है। संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तब हम उसे सच्चा लोकतंत्र कह सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को देखें तो चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाई वियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद भी कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं और संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन संसद में देखिए तो सदस्य कैसे आते हैं, तो पूरे चीन में से करीब 3000 सदस्य आते हैं। तो उनमें से कुछ सदस्य का चुनाव सेना करती है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है और जो कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध होते हैं, जो उससे सदस्य होते हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र दिखावे का है। उसी तरह मेक्सिको है। मेक्सिको में 1930 में मेक्सिको आजाद हुआ। हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव होते हैं। देश में आज तक कभी फौजी शासन नहीं आई है, तानाशाही शासन नहीं आई। लेकिन 2000 ईस्वी तक की स्थिति यह थी कि हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही जीत मिलती है और विपक्षी दल को चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं पर जीत कभी नहीं पाती है। और जो वहाँ की मेक्सिको की जो PRI पार्टी है, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपनी पार्टी को ही जिताने का काम करते हैं। जो जैसे वहाँ जो सरकारी स्कूल में अध्यापक होते हैं, उनके छात्र छात्राओं को उन्हें कहना पड़ता है कि उनके माँ बाप को कि जो है कि PRI के लिए ही वोट करो। और मीडिया जब कभी विपक्षी दल की आलोचना करते हैं तो उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उस पर जो है बैंड भी लगाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वोट डाला जाता है, अन्य पार्टी भी होती है, लेकिन जीतती वही है। अन्य लोग वोट डाल ही नहीं पाते और कभी कभी ऐसा होता है कि एन समय पर बूथ ही बदल दिया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को भी लगे कि ऐसा हो रहा है, ताकि ऐसा इसलिए कि जीत हार के समान अवसर सभी पार्टी के लिए हो। जो आज सत्ता में है उन्हें भी लगे कि वे भी पराजित हो सकते हैं और जो नहीं है उन्हें भी लगे कि वे भी सत्ता में आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति एक वोट, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ लोकतांत्रिक परिस्थिति में सार्वभौम मताधिकार जुड़ा हुआ है कि बिना किसी भेदभाव के हर एक लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना ही चाहिए और इस पर कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो। यह सिद्धांत अपनाना पड़ता है और एक व्यक्ति का वोट का कीमत एक ही हो। लेकिन कई ऐसे देशों में है कि ऐसी मान्यता वहाँ नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब में औरत को वोट देने का अधिकार नहीं है। एक देश है एस्टोनिया, वहाँ नागरिकता के नियम ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि वहाँ रूस से कुछ लोग जो आके वहाँ रहते हैं उस इलाके में, तो वो लोग अल्पसंख्यक हो गए, तो वो जो अल्पसंख्यक हो गए उसे जो मतदान का अधिकार ही नहीं दिया गया है। और उसके बाद एक देश है फिजी में जो है आपको पता होगा कि भारत के लोग को फिजी ले जाकर वहाँ बसाया गया। अंग्रेज ने वहाँ मजदूर बना करके यहाँ से ले गया और वहाँ के जो मूल वासी हैं और भारतीय मूल के भी वहाँ नागरिक बहुत अच्छी खासी संख्या में है। तो भारतीय मूल के लोगों का मूल्य कम है यहाँ के लोगों का वोट का मूल्य, और वहाँ का जो मूल वासी है उसका वोट का मूल्य अधिक हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। तो यह सब तो लोकतंत्र के नाम पर दिखावा है, लेकिन लोकतंत्र के सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ये राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टि से समानता का अधिकार है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर एक वरिष्ठ नागरिक का वोट का मूल्य समान न हो, बल्कि उसे यह भी लगे कि हमें समानता का भी अधिकार है, किसी तरह का भेदभाव मेरे साथ नहीं है। ये सब सारी मूलभूत विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर कानून का राज और अधिकारों का आधार, इसको हम देखते हैं। तो एक जगह है जिम्बाब्वे का नाम आपने सुना होगा। जिम्बाब्वे में भी 1980 में आज़ादी मिली जिम्बाब्वे को, अल्पसंख्यक गोरों के शासन से, जैसे कि हम लोग गुलाम थे उसी तरह। लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे में जानु पीएफ पार्टी का शासन है और
स्वतंत्रता संघर्ष में जिस तरह की यहाँ आप राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं, उसी तरह जानू पीएफ पार्टी जिम्बाब्वे में है, जिसके नेतृत्व में की लड़ाई लड़ी गई और वह विजयी हुई, जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता दिलाए। लेकिन उसके बाद वहाँ चुनाव भी नियमित रूप से होते रहे। लेकिन आज़ादी के बाद से रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के वही शासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे, यद्यपि उनको भी वहाँ लोकप्रियता है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो वे फिर वहाँ पर गलती करते हैं और ज्यादतियाँ करते हैं और चाहते हैं किसी भी तरह वही जीते, और विपक्षी दल उसको परेशान किया जाता है। कानून में संशोधन करके राष्ट्रपति क्या किया, अपने अधिकारों में वृद्धि कर लिए हैं और अपनी जवाबदेही को कम कर दिए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन को गैरकानूनी कर दिया है। सरकार विरोधी प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं वहाँ, न ही राष्ट्रपति की आप आलोचना कर सकते हैं। टेलीविज़न और रेडियो, उस पर सरकारी नियंत्रण है, वो जो सरकार कहेगी उसी का बात प्रसारित होगी। अखबार कुछ स्वतंत्र है, लेकिन जो अखबार राष्ट्रपति के या शासक के, सरकार के विरोध में बातें करते हैं तो उनको फिर परेशान किया जाता है। अखबार को उनकी आलोचना लिखने का अधिकार नहीं है, और यहाँ तक कि जज को भी उनके खिलाफ राय देने का, निर्णय देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति, सरकार, पार्टी वहाँ पर जज को भी चाहती है कि हम लोग अपने अंकुश में रखें, उस पर भी दबाव बनाने का काम करते हैं। जिम्बाब्वे की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि जनादेश जरूरी है, लेकिन यही सिर्फ लोकतंत्र के लिए सिर्फ जनादेश बार बार मिल जाना ये पर्याप्त नहीं है। ये लोकतंत्र की प्रतीक नहीं है, लोकतंत्र की समृद्धि का प्रतीक ये चीज़ नहीं हो सकता कि आप कोई जनादेश मिल रहा है तो आपके यहाँ लोकतंत्र है और सब चीज़ सही तरीके से चल रहा है। दिखने में तो लगता है कि राष्ट्रपति लोकप्रिय है, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि जो लोकप्रिय दिखता है वो तानाशाह भी हो सकता है, वो लोकतांत्रिक भी हो सकता है। जितना जरूरी लोकतांत्रिक स्थिति के लिए हम चुनाव के होने को ठहराते हैं जिम्मेवार, उतने ही जरूरी यह भी है कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि चुनाव के बाद और चुनाव के पहले वहाँ की क्या स्थिति है, अन्य राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, उस पर किस तरह नियंत्रण रखा जाता है, उसके कामकाज को किस तरह प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। हम कह सकते हैं कि विरोधी राजनीतिक दल हो या अन्य सभी नागरिकों के लिए वहाँ एक बहुत ही सुंदर वातावरण होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक एक समृद्धि आएगी, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। कुछ आम नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार होते हैं लोकतांत्रिक परिस्थिति में, ऐसा यदि नहीं होता है तो फिर वहाँ चुनाव का कोई मायने भी नहीं रह जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए जो वहाँ के शासक चुनाव कराते हैं। अब आम पब्लिक को सोचने की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहती है, सरकार का विरोध करने की आज़ादी भी चाहिए, ऐसा रहता है। या राजनीतिक गतिविधि में भाग हम ले सकते हैं, ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कानून की नज़र में हर एक कोई समानता का व्यवहार होना चाहिए शासक के प्रति, शासक की तरफ से, तब न वहाँ लोकतांत्रिक राह अपनाई जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो यही समझा जाना चाहिए कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। और साथ ही साथ आम लोगों की रक्षा हो, अधिकारों की रक्षा हो, समानता का व्यवहार हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यह भी है कि न्यायपालिका आपका स्वतंत्र रहे। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहे तो वहाँ पर फिर पक्षपात वाला फैसला होगा, और पक्षपात वाला फैसला होगा तो फिर लोकतंत्र डूबेगा, मरेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि आम लोगों की बुनियादी मान्यता, बुनियादी अधिकार, उसकी रक्षा हो। और कोई सरकार सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं कर सकती है या ज्यादतियाँ नहीं कर सकती है कि जनता ने तो उसे वोट दे दिया। यदि वोट दे दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मनमानी करेगा, या विशेष करके ऐसी स्थिति अल्पसंख्यक के खिलाफ हो सकती है। कभी लगता है कि उसको पूर्णतः बहुमत है, तानाशाह है, बन जाने की स्थिति हो जाती है। तो क्या अल्पसंख्यक के प्रति वो अत्याचार करेंगे? कदापि नहीं। हर एक नागरिक शासक की नज़र में समान होना चाहिए। और यदि अल्पसंख्यक के प्रति कैसा वहाँ की स्थिति है, इस पर भी लोकतांत्रिक विकास का प्रतिमान देखा जाता है। अल्पसंख्यक को जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकारों की गारंटी उसी सरकार को लेनी पड़ती है जो उस समय है। और इतना समझ लें कि लोकतंत्र में कोई फैसला होता है तो सोच समझ कर होता है, एक लंबी विचार विमर्श प्रक्रिया के बाद कोई भी कानून बनता है। ऐसा नहीं कि जो मन हुआ रात भर में कानून बन गया, सुबह उठते हैं कुछ को और कानून। ऐसी बातें लोकतंत्र में नहीं होती है। वहाँ सबों की राय मशविरा से कानून बनाया जाता है, और कानून बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है अपने देश में या कहीं भी जहाँ लोकतंत्र है। हम यहाँ पर इस एक विशेषता के रूप में इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जहाँ है उसको संवैधानिक कानूनों में, संवैधानिक मर्यादा के अंदर रख करके उसे काम करना पड़ता है, और नागरिकों को जो बुनियादी अधिकार मिले होते हैं इसकी रक्षा करनी पड़ती है। इसके अधिकार के बाहर ही उसे काम करना पड़ता है, तभी लोकतंत्र वहाँ जीवित रहेगा। इस तरह लोकतंत्र की उपयुक्त जितना भी हम लोगों ने विशेषता देखे, इसमें यदि
एक बार पुनः फिर इसको देखते हैं लोकतंत्र की विशेषता को, तो हम यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथों होनी चाहिए, जिसको कि हम निर्वाचित करते हैं। ये सम्मान, ये ताकत, ये शक्ति उन्हीं के पास होनी चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। जो सत्ता में है वो उसको भी लगे कि हम भी हार सकते हैं, हम अच्छा काम नहीं करेंगे, और जो विपक्ष में जो विरोधी पार्टी हैं, यदि जनता ने उसे समर्थन दे तो वो भी कभी सरकार में आ सकते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखी जानी चाहिए। और हर वयस्क नागरिक को तो वोट देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। साथ साथ हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट। ऐसा नहीं कि किसी के साथ पक्षपात किया जाए, आप गरीब हैं या विपन्न है, कुछ भी हैं, तो आपके वोट का महत्व कम, या आपका नाम ही मतदाता सूची में नहीं रहेगा, आप वोट ही नहीं डाल सकते, आप सरकार बना ही नहीं सकते, उसमें सहभागी बन ही नहीं सकते। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होना चाहिए। और चौथी विशेषता आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि संवैधानिक कानून के अनुसार सरकार को भी काम करना चाहिए, कानून का शासन हो और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, उसके बुनियादी अधिकार को किसी भी तरह छीना नहीं जाए। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा, तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से शासक का चयन होता है, लेकिन इसके आगे जाकर अब हमको पता चलता है कि लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। सिर्फ चुनते ही नहीं है, बल्कि जो भी फैसला लेते हैं तो जिसको हम चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वही लेते हैं। और इसके साथ हम यह भी जाने कि चुनाव के लिए निष्पक्ष माहौल होना चाहिए, सबों को अवसर मिलना चाहिए और आम पब्लिक को इतना अवसर मिलना चाहिए कि वह चाहे तो सरकार को बदल दे, और यह अवसर, यह विकल्प हर एक लोगों को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और यह भी जाने कि सब चीज संविधान के दायरे में हो, आम अधिकारों की रक्षा की गारंटी हो, आम लोगों को भी लगे कि उनके भी अधिकार सुरक्षित हैं। यहाँ पर आप एक कार्टून देख सकते हैं। इस कार्टून में यहाँ पर बताया गया, किस तरह देखते हैं कि टॉप टैंक है और उसके पीछे एक निहत्था लड़का खड़ा है। इसको प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि इतना जान लीजिए कि चीन में सोशल साइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई तरह के गूगल और याहू जैसी कंपनियां, जिस तरह की यहाँ वेबसाइट पर आप स्वतंत्र रूप से कोई भी सर्च कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं, इस तरह की बातें चीन में नहीं होती है। वहाँ हर तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको नहीं मिलती है। और इससे यहाँ पर दिखाया गया कि एक छात्र किस तरह खड़ा है, और यह एक प्रतीक है। एक घटना चीन में घटी थी थियाननमेन चौक पर, कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की मांग के लिए बहुत सारे छात्र चौक पर इकट्ठे हुए, और चीनी सरकार, वहाँ साम्यवादी शासक है, आप जानते हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गोलियों से भुनवा डाला, कई छात्रों की जान चली गई। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह दूसरे देशों में जहाँ की लोकतंत्र नहीं है, वहाँ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है। लोकतंत्र की विशेषताओं को जानने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र क्यों। तो वही क्लास का वातावरण है। मैडम लिंगडो इतना जब अध्ययन करा ली तो उसके बाद बच्चों से पूछती है और कहती है, तब तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। क्या आप अब इस बात को मानते हैं? अब इस पर आपकी क्या राय है? तो हर एक बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ बातें वहाँ पर रखी। तो योलंदा का कहना है कि जरूर हमने देखा कि जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वो भी चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो, और इससे जाहिर है कि लोकतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है। और जितने भी दुनिया के महान लोग हैं, सबों ने लोकतंत्र की प्रशंसा की है। हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र ही स्थापित हो और लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है। अब इसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है, लोकतंत्र ही अच्छी शासन व्यवस्था है। तभी वहाँ पर तांकिनी एक छात्रा है, वो कहती है कि लिंगडो मैडम ने कहा था कि सिर्फ चुनाव हो जाने से, चुन लेने से ही कोई अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है हर कोई गलत रास्ते पर ही जा रहा हो, लोकतंत्र सही नहीं है, इसमें भी बुराइयां हैं, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि यही दुनिया की सबसे बेस्ट और यही एकमात्र अच्छी शासन व्यवस्था है। तो वहां पर एक दूसरी छात्रा जेनी कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमारा लोकतंत्र कितना दिन हो गया और इस 70 वर्ष के बाद क्या मिला है? अभी भी देश में गरीबी तो देखी जाती है, और बहुत सारा, ऐसा तो नहीं कि विकास के बहुत सोपान तय कर लिए हैं, बहुत उन्नति ही उन्नति है, यहाँ भी गरीबी अभी भी दिखती है।
और इस तरह लगता है कि अपेक्षित विकास लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नहीं की जा सकती। अब रिव्यांग का कहना है इसमें लोकतंत्र गरीबी है तो इसमें लोकतंत्र का क्या है, इसमें लोकतंत्र क्या है? ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र के कारण गरीबी है, गरीबी है ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसमें लोकतंत्र की तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो फिर जेएनयू पक्ष में तर्क देती है कि सही बात है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, उसका वो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत सारी अराजकता जैसी स्थिति देखती है और अस्थिरता रहती है। यदि गठबंधन वाली सरकार बन जाती है, बहुमत सरकार को नहीं मिलता है, और क्या है, भ्रष्टाचार है। राजनीतिक लोग क्या करते हैं, सिर्फ सत्ता पाने में लगे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और आम पब्लिक की तो परवाह है ही नहीं। तो यहाँ पर लोकतंत्र कैसे दुनिया की सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मान लें? तो फिर पाइमोन का कहना है, एक विद्यार्थी है पाइमोन, तो क्या फिर हम अंग्रेज को ही वापस ला लें, वही अच्छा शासन है, शासक था, या किसी हम यहाँ राजा को बना लें जो कि शासन करेगा अच्छा? यहाँ पर रोज कहती नहीं, यहाँ एक मजबूत नेता की जरूरत है जिसे कि किसी चीज की परवाह नहीं होने, दल न पार्टी न सरकार न संसद किसी के नहीं, और वो देश हित में जो भी करे फैसले हो सके वो ले सके, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं हो। तब इसी में पीछे से कोई विद्यार्थी चिल्लाता, कहता नहीं जब ऐसा हो जाएगा तो ये तो तानाशाह की स्थिति हो जाएगी, ये तो तानाशाह बन जाएगा। यहाँ पर दो ही बोलती है कि अगर ठीक है आप तानाशाह कहते हैं कि वैसा मजबूत नेता हो, लेकिन वो यदि भ्रष्ट निकल जाए तो क्या होगा, और अपने परिवार के लिए ही काम करने लगे तो क्या होगा? तो फिर वहाँ पर रोज बोलती है नहीं, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और एक अच्छे नेता की बात कर रही हूँ। कहना है कि नहीं, आप लोग वास्तविक तानाशाह और अच्छे एक आदर्श लोकतंत्र, इसमें कोई तरह का जो है सामंजस्य नहीं हो सकता, किसी से तुलना हो ही नहीं सकती है। वास्तव में तानाशाह बहुत ही भ्रष्ट होते हैं, स्वार्थी होते हैं, क्रूर होते हैं, इससे लोकतंत्र में कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। तो मैडम लिंगडो वहाँ पर सारी चर्चाएं को जो है वो सुन रही थी, तो उन्होंने तब फिर बीच में जो रोका और कहा कि हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नहीं, आप लोग का ये बहस बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा था और आपने एक स्वस्थ बहस को जो है यहाँ पर कर रहे थे और लोकतंत्र के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग अपना तर्क के माध्यम से समझा रहे थे। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आप इतना समझ लीजिए कि आपने जो भी कहा सही कहा, और यदि आपको यहाँ पर बीच में रोका जाता, बात करने से अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका जाता, दबाया जाता, तो यह एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं कहलाता और लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह यहाँ पर नहीं होता। और यही समझ लीजिए कि जिस देश में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती है, वहाँ उसे भी बुरा लगेगा। जिस तरह यहाँ आपको अगर रोकने से चुप रहने के लिए कहा दिया जाता तो वही चीज़ वहाँ होती है, और आप भी ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ की लोकतंत्र नहीं है। और यहाँ पर इस तरह आप समझ गए हों कि लोकतंत्र कैसी परिस्थिति का निर्माण करने की बात करता है, जहाँ की हर लोग अपना बात रख सके, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके और राय मशविरा अच्छे परिवेश में हो सके, सहमति से कोई डिसीजन लिया जा सके। यहाँ पर कुछ तर्क आपको लोकतंत्र के खिलाफ भी दिखे, और यह आम तौर पर आप भी कहीं पर सुनते होंगे कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होती है, सत्ता का खेल होता है, कोई भी किसी पार्टी में चला जाता है, सिर्फ अपना सत्ता उसे मिलनी चाहिए, यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। और कोई भी निर्णय लेना हो तो इतनी ज़्यादा देरी की जाती है कि निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है, अनावश्यक रेफिल की व्यवस्था होती है, और जो चुने हुए नेता होते हैं उसे सिर्फ अपने फैसले से मतलब रहता है, आम पब्लिक के फैसले से उसे कोई मतलब ही नहीं है। और जब चुनाव होता है तो पैसे पानी की तरफ बहाया जाता है, और हर कोई चाहता है किसी तरह पैसा खर्च करके भी हम जीत जाएं, और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता है। वो जब जीत के जाते हैं सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा खर्च किया तो इससे अधिक पैसा हम कमावें, तो इस तरह भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र से बढ़ता है। और सामान्य लोग को तो कोई विशेष न तो दिलचस्पी रहती है, न उसे पता रहता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, कौन नेता की क्या है, और वो सिर्फ एक औपचारिकता बस लोकतंत्र में भाग लेता है। इसके अलावा यदि और लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या बातें आपके मन में भी आती होगी, तो यदि ऐसी कुछ बातें आती है इसको आप लिखें। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमा दीजिए सारा समस्या का समाधान हो जाए, सारी गरीबी दूर हो जाए, और दुनिया में ऐसा हो भी नहीं सका है। लेकिन आप इतना देखें कि लोकतंत्र किस बुनियादी मान्यता पर काम करता है, और इसकी बुनियादी मान्यता यह है कि लोगों का फैसला लागू हो, आम लोग फैसला लें, उनकी बातें कानून निर्माण तक पहुँचे, फैसलों में
कई लोगों की भागीदारी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आदमी ही निर्णय ले लेता है लोकतांत्रिक देशों में, और देरी होती है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी कानून को लागू करने में, और जब इतनी देरी होती है तो छन छन कर बात आती है और अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर फिर आती है और लोगों को आलोचना करने का अधिकार है, और सरकारें संभव अनुसार उसमें संशोधन भी करती है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में तानाशाह के दर्शन होंगे। और इतना के बावजूद यदि हम देखते हैं कि लोकतंत्र अच्छी नहीं है, तो लेकिन दुनिया में और जितनी भी शासन व्यवस्था है क्या उसे श्रेष्ठ माना जाए? कदापि नहीं। जितनी भी शासन व्यवस्था है उनमें सबसे श्रेष्ठ की बात जब आएगी तो सर्वश्रेष्ठ के रूप में आप लोकतंत्र को ही पाएंगे। इस तरह आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। यहाँ आम लोगों के बातों को सुनी जाती है, अपनी बात रखते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, वो लोग कानून बनाते हैं, और यदि सरकार अच्छा कानून नहीं बनावे तो अगले बार उन्हें बदलने का भी लोगों के पास अवसर रहता है चुनाव के माध्यम से। और जहाँ लोकतंत्र रहेगा वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतंत्र के विरोध में तर्क देने के बाद आप उसके पक्ष में भी तर्क देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि 1958 से 61 में 1960 के आसपास इस भारतीय इलाके में अकाल पड़ा, भारत में भी, चीन में भी और अन्य पड़ोसी देशों में भी। चीन में कहा जाता है कि 3 करोड़ से अधिक लोग भूख से मारे चले गए, और इतनी अधिक संख्या में भूखमरी लोगों के लिए इस इलाके में, इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई थी। और अर्थशास्त्रियों जब इसका अनुमान किया, इसका आकलन किया, तो उन्होंने कहा कि अकाल भारत में भी पड़ा था और चीन में भी पड़ा, लेकिन चीन में इसीलिए ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि सरकारें ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वह तानाशाह शासक था, साम्यवादी शासक था। भारत में लोकतंत्र था और यहाँ सरकार ने उस पर ध्यान दिया। अगर सरकार नहीं ध्यान देती तो उसे डर रहता है कि हम अगले बार चुनाव में कैसे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो भी आम पब्लिक की रक्षा के लिए। स्वतंत्र मीडिया है, जब देखती है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो आप देखते होंगे कि पेपर में, न्यूज में, वहाँ पर फिर किस तरह उसकी बातें आने लगती है। जब बातें आने लगती है तो सरकार से प्रश्न पूछा जाने लगता है। सरकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिर सरकार की मजबूरी हो जाती है कि समस्या का समाधान करे और लोगों को मरने से बचाएं। लेकिन जब तानाशाही देश है तो वहाँ पूछेगा कौन? कोई सवाल ही नहीं होता है कि वहाँ कोई पूछ सके। तो इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि जहाँ लोकतंत्र है, जिस जिस देश में भी लोकतंत्र है, वहाँ भयंकर अकाल में इस तरह की भूखमरी अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली है। और अगर चीन में भी विपक्ष होता, बहुत से राजनीतिक दल होते, स्वतंत्र मीडिया होती, तो उनकी आलोचना होती और चीन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मरते। इस तरह आप लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जान सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका कितनी जरूरी है, स्वतंत्र मीडिया कितनी जरूरी है लोकतंत्र में। और ये सारी विशेषताएं लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषताएं बन जाती है, कम से कम आम पब्लिक के जीवन को बचाने में तो जरूर। और गैर लोकतांत्रिक देश जहाँ लोकतंत्र नहीं है, ऐसी बातें नहीं है कि वे लोग अपनी पब्लिक पर ध्यान नहीं देते हैं, वे भी देते हैं, लेकिन यह वहाँ के शासक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे किस हद तक ध्यान दें। अब उनका जहाँ तक मन होगा देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता है। तत्कालिक रूप से जो भी आदमी को, इंसान को जरूरत होती है वहाँ के नागरिकों को, तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है और इस तरह लोगों की जान बचती है। हम यहाँ पर हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्य दूसरी शासन व्यवस्था से जरूर बेहतर है। और बेहतर इसलिए है कि ये जवाबदेही तय करता है, जनता के प्रति ये जवाबदेह है। नहीं होगा तो फिर अगले जब चुनाव में जाएगा, प्रचार करेगा, तो फिर से पब्लिक पूछेगी। संसद भवन है, वहाँ पर फिर विमर्श होगा, वहाँ पर फिर हल्ला होगा, वहाँ पर फिर बातें उठाई जाएगी और मीडिया के सामने प्रश्न उठाया जाएगा। तो यहाँ वो किसी न किसी के प्रति जवाबदेही महसूस करते हैं लोकतांत्रिक परिवेश में। लेकिन गैर लोकतांत्रिक परिवेश में ऐसी बातें देखने को हमें नहीं मिलती है। व्यापक बहस, व्यापक विमर्श होता है यहाँ लोकतंत्र में, और कई स्तर पर होता है। इस व्यापक विचार विमर्श में क्या होता है, गलतियों की संभावना कम हो जाती है, समय अधिक लग जाता है, कभी कभी होता है, लेकिन बेहतर निर्णय होता है आम पब्लिक में के लिए। और जब कभी मतभेद की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, तो यहाँ पर लोकतंत्र फिर हमारे फेवर में होता है, उसके पक्ष में हम देखते हैं कि किस तरह लोकतंत्र इस टकराव को खत्म करता है। हम देखते हैं इतना बड़ा विशाल देश है, कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती है, कई तरह की धार्मिक मतावलंबी हैं, धर्म अपना अपना अलग अलग है, जातिगत विभिन्नता यहाँ देखने को मिलेगी, और संस्कृति अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है। बहुत से समूह की दृष्टि से सब भिन्न भिन्न विविधता वाले देश के रूप में हम लोग अपने भारत को ही देखते हैं। तो और इस तरह यहाँ क्या होती है, तो अगर इतनी विभिन्न भिन्नता है तो टकराव होती है, टकराव की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक परिस्थिति होने के कारण ये टकराव आसानी से हम सुलझा सकते हैं। अन्य लोगों की आवाज़ें को भी सुना जाता है, उनके भी वॉइस को जो है समझा जाता है, उसको जो सम्मान दिया जाता है।
और सबसे बड़ी बात कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान हो जाता है। अपने भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी के समय ऐसी बहुत सी बातें हुई जिसे लगता था कि इतनी विविधता वाला देश कैसे संभलेगा और कैसे एकता में रहेगा, लेकिन लोकतंत्र की खासियत थी, लोकतंत्र की विशेषता थी, जो कि अपने आप को इन्होंने पूरे संपूर्ण देशवासी को एक सूत्र में पिरो कर रखने में सफलता पाई। और इन सब के अतिरिक्त जो सबसे अहम बातें हैं कि लोकतंत्र में आम नागरिक की जो मान्यता होती है, इनका जो अधिकार होता है, इनको जो सम्मान होता है, सरकार जो इन्हें समझती है, इनका भाव, इनका वैल्यू, वो अन्य किसी शासन व्यवस्था में इसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। किसी भी नागरिक के सम्मान को बढ़ाता है, सबों को समानता का अधिकार देता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी हो, कोई ऊंचे हो नीचे हो, इसका कोई बिना भेदभाव के सबों को यह लोकतंत्र एक समान मानता है। और यहाँ के लोकतंत्र में राजा की तरह, राजतंत्र की तरह कोई राजा का प्रजा नहीं होता है, बल्कि प्रजा खुद शासक है। और कहीं भी जाते हैं यहाँ की संप्रभुता कहाँ बसती है, तो जनता में बसती है, इसीलिए कि आम जनता जिसे चाहती है उसे सरकार बनाती है। और लोकतंत्र के पक्ष में हम यह भी कह सकते हैं अन्य व्यवस्था से, अन्य दूसरे किसी भी शासन व्यवस्था से इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ अपनी गलती को सुधारने का भी अवसर मिलता है। यहाँ अगर सरकार द्वारा गलती होती है तो इस पर चर्चाएँ होती है, बहस होती है, यह बात प्रकाश में आता है और सरकार को इस पर मंथन के लिए भी अवसर मिलता है और सरकार चाहे तो उस पर संशोधन भी करती है। कभी किसी तरह की गलत फैसले ले लिए जाते हैं तो सरकार को उसको बदलना पड़ता है, नहीं तो ऐसा भी होता है कि पब्लिक सरकार को ही बदल देती है। यदि शासक फैसला नहीं बदले तो पब्लिक शासक को ही बदल देती है चुनाव के माध्यम से। और ऐसी विशेषता, ऐसी खासियत, ऐसा अधिकार अन्य किसी शासन व्यवस्था में लोगों के पास नहीं होता है। और इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अन्य किसी शासन व्यवस्था से बेहतर शासन व्यवस्था है। यह कुछ विशेष नहीं देती है तो लोगों से कुछ विशेष लेती भी नहीं है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्था सिर्फ लेती है, आपको वो सम्मान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ आपको नागरिक होने का गर्व रहता है। यहाँ पर राजेश और मुजफ्फर का भी वार्ता का दिया गया है और उसमें उसका कहना है कि राजेश का कहना है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र है, दो देश में है, तो उन दोनों लोकतांत्रिक देशों में युद्ध कभी नहीं हुआ है। तो मुजफ्फर का कहना ऐसा संजोग हो सकता है, लेकिन यह बात भी सही है कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर्याप्त बहस होता है, तर्क वितर्क होता है और इस तरह वहाँ पर युद्ध होने के अंदेशा, संभावना बहुत कम हो जाती है। हो सकता है आप इससे अलग राय रखते हो, आप क्या राय रखते हैं? यदि दो देश लोकतांत्रिक है तो वहाँ युद्ध नहीं होगा, और क्या जहाँ लोकतंत्र है और दूसरा गैर लोकतंत्र है तभी युद्ध हो सकता है? इस संदर्भ में आपकी क्या सोच बनती है? आप इसको अपने शब्दों में लिखें। लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ, इसके व्यापक अर्थ को देखते हैं तो इतना हम कह सकते हैं कि हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं यह प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। प्रतिनिधि किसको कहते हैं? जिससे हम नेता का चयन करते हैं, तो वो डायरेक्ट सरकार नहीं बना लेते हैं, हम किसी एमएलए को या एमपी को चुनते हैं और वो फिर वहाँ पर सरकार बनाते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? फिर बहुमत का शासन होता है, जिसको अधिक बहुमत होता है वो जीतते हैं और बहुमत फिर वही शासन चला लेते हैं। नहीं, बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाते हैं, बहुमत का शासन फिर क्या होता है? चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही फिर शासन होता है। ऐसा जरूरी होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत विशाल जनसंख्या है और किसी भी देश में सभी लोग को मिलकर बैठकर तो कोई फैसला ले नहीं सकते हैं। ऐसे में सबको बैठकर सामूहिक फैसला नहीं लेना पड़े तो लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं और वे फिर वहाँ अपना अलग फैसला लेते हैं। और यह भी संभव है कि हर एक नागरिक में तो उतनी ऊंची योग्यता नहीं है, उतना इच्छा नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है कि वो एक उचित फैसला ले सके, सर्वमान्य फैसला ले सके और सही ही हो। लेकिन प्रतिनिधि के माध्यम से, विशेषज्ञ के माध्यम से फिर कानून का वहाँ निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आप एक कार्टून देखिए, आर.के. लक्ष्मण द्वारा बनाया कार्टून है। किस तरह जो है कल्पना की गई थी कि अच्छे लोकतंत्र स्थापित होगा, एकता में रहेगा, देश इकट्ठा रहेगा, लोकतांत्रिक होगा, सांप्रदायिक रूप से जो है कोई लड़ेंगे नहीं और समानता का बर्ताव होगा, देश विकास करेगा। लेकिन अभी के स्तर में इतने 70 साल के बाद भी देश की स्थिति क्या है? पावर पावर पावर, नेता सिर्फ जीतना चाहता है और आम लोगों की स्थिति कितनी बुरी है और आम लोगों का नजरिया भी नेता के प्रति कैसा है, यह आप खुद सोच सकते हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग चुनाव के संदर्भ में, सत्ता के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, देश के संदर्भ में तो करते हैं, इससे अलग भी लोग
लोकतंत्र का प्रयोग होता है। जैसे कि आप परिवार के संदर्भ में भी लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं कि हमारे परिवार में सब फैसले सहमति से लिए जाते हैं, हमारे भी राय ली जाती है। ऐसा नहीं कि जो पिताजी कह दिए, दादाजी कह दिए, तानाशाही से वही फैसले पे सब कोई चलेंगे, यहाँ चलना है तो चलो सब मिलकर चलना है। नहीं, अगर हम मेला जाएंगे, ठीक है, कहीं भी कोई भी काम करेंगे तो सबों की सहमति से यदि हम कोई काम करते हैं तो वहां पर भी लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। उस परिवार में भी लोकतंत्र की नींव देखी जा सकती है। और बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें वो शिक्षक पसंद नहीं है जो छात्र को कहते हैं जो कुछ बोलना ही नहीं है, और जो कोई शिक्षक कहते हैं कि नहीं तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सबों को बोलने की आज़ादी रहती है और अपनी बात कहने का। तो वहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं ये सही, सर सही है, ये मैडम सही है। ये लोकतांत्रिक परिस्थिति है, लोकतांत्रिक अधिकार का निर्माण होता है, यहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण बनता है। और उसी तरह यदि कोई नेता है, उसके परिवार के लोग ही सारे फैसले इकट्ठे कर ले लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वहाँ पर लोग कहता है कि नहीं, यह लोकतंत्र का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। बात परिवार की हो या सरकार की, अगर हम विचार विमर्श की स्थिति लाते हैं, सहमति की स्थिति लाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ शक्तिशाली का ही नहीं चलेगा, बल्कि जो कमज़ोर है, चाहे वो परिवार हो या सरकार हो या कहीं भी, अगर कमज़ोर की बातें भी सुनी जाती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक परिस्थिति है और यहाँ पर लोकतंत्र का सिद्धांत काम करता है। या हम कह सकते हैं यह बात भी, लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, न सिर्फ सरकार के क्षेत्र में बल्कि परिवार और समाज में भी ऐसी बातें देखने को मिलती है। और कई बार लोकतांत्रिक शासन से अलग किसी आदर्श की प्राप्ति के लिए, आदर्श की लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी हम लोग लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप सुने होंगे इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब कोई भी भूखा न सोएगा। तो क्या लगता है कि जो कमज़ोर है उसको भी जो है उसके पेट में भी अन्न जाएगा, उसको भी अधिकार मिलेगा, उसको भी जीने का अधिकार मिलेगा, और हर एक लोगों को लगे कि यह देश उसका है। सिर्फ वोट देने, एक दिन का वोट देने से ही वो लोकतंत्र में जीवित नहीं हो जाता है, लोकतंत्र का शेर नहीं हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता है, बल्कि हर एक नागरिक को लगे कि नहीं वास्तव में उसका लोकतंत्र है, यह देश उसका है, यह लोकतंत्र उसके लिए है। जैसे कि लोगों को उसको जो बुनियादी आवश्यकता है वो भी उसको उपलब्ध कराई जाए, बुनियादी शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान तो मिले ही, बुनियादी संसाधन जो उनके जीने के लिए जरूरी है यह भी मिले। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के प्रयास की दिशा में प्रयास हो, इसके लिए आप नया नाम सुना होगा सूचना का अधिकार। ये अधिकार इसलिए लोगों को दिए गए हैं कि शासन की पारदर्शिता उनके सामने भी दिखे, कि कुछ भी ऑफिस में कोई काम हो रहा है तो कोई गलत काम नहीं हो रहा है, या कोई भी काम हो रहा है तो कोई भी उसको देख सकता है। बहुत सारी आदर्श स्थिति दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक होने के बाद ही यहाँ की लोकतंत्र की कमजोरियों को हम पहचानते हैं और उसको हम दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं, जो कि अन्य किसी दूसरी शासन व्यवस्था में हम नहीं कर सकते हैं। आप इतना तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सिद्धांत सिर्फ शासन व्यवस्था के संदर्भ में ही नहीं बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता है, और यह एक बुनियादी सिद्धांत है। समानता, स्वतंत्रता जैसी बुनियादी अधिकारें, इसी मान्यता लोगों को मिलनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें दूसरी शासन व्यवस्था में आप नहीं देख सकते। कभी यदि आप ग्राम सभा की बैठक में देखे होंगे तो ग्राम सभा का बैठक होता है, वहाँ किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं। सब लोगों को बोलने की आज़ादी रहती है और लोग अपनी बात रखते हैं अपना, फिर उस पर निर्णय भी लिया जाता है। इस तरह का लोकतांत्रिक वातावरण जितना शुद्ध, जितना सही आपको दिखेगा, अन्य कोई तानाशाही वाली व्यवस्था इसका विकल्प कदापि हो ही नहीं सकता। आदर्श लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सहमति से, निर्णय लेने की प्रक्रिया सहमति से ली जानी चाहिए और ली जाती है। और किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को सिर्फ कोसने से कुछ नहीं हो सकता। एक जैसा प्रजा वैसा ही राजा होता है। हम जैसे नेता को चुनते हैं वही राजा फिर बनते हैं। हम आप में से ही कोई फिर चुनाव में खड़े होते हैं और वही फिर जीत कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में कोई शासक कहीं अन्य ऊपर से आ जाता है, इसलिए हम सारा दोष उसको भी नहीं दे सकते हैं, कोई नेता को भी। और यहाँ पर एक आम नागरिक जिस रूप में कल्पना करती है, जिस रूप में वो होती है, वही देश का भी चरित्र बनता है, वही लोकतंत्र का भी चरित्र होता है। और जितनी सक्रिय सहभागिता आप लोकतांत्रिक परिवेश में अपनाते हैं, जो शासन और दूसरी शासन व्यवस्था में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिल सकती है। यहाँ कोई भी सामान्य नागरिक लगता है कि वो कम है, लेकिन वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, वो जीत सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कुछ भी पोस्ट पर जा सकता है। लेकिन राजशाही में या तानाशाही में या सैन्य शासन में वहाँ ऐसी बातें नहीं हो सकती है। तो इस
आधार पर भी तो हम जरूर कह सकते हैं कि लोकतंत्र से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। आपके लिए यहाँ पर हम 2 प्रश्न रख रहे हैं। आप बताइए कि आपके क्षेत्र का मुखिया कौन है, आपके क्षेत्र के एमएलए कौन है और आपके क्षेत्र के सांसद कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है। अब यहाँ पर 1-2 प्रश्न आपके लिए कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, इसको आप बताइए। और बताइए कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की क्या भूमिका होती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और सैन्य तानाशाह में लोगों को क्या दिक्कत होती है, या किसी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक आज़ादी क्यों नहीं लोगों को मिल सकती है। व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, और हर एक व्यक्ति जब वोट देकर आता है तो उसको कैसा अनुभव होता है, यह बात आप किसी से पूछकर अपने शब्दों में लिखें और किताब को पढ़ें। उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। यदि आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। हम भी देखते हैं कि आप कितना सुंदर सोच रखते हैं और कैसा आप उत्तर देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।